अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। अगर आप उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पे सॉलिड्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास इन जनरल तीन किस्म के सॉलिड्स हैं। एक हमारे पास है जी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरे हैं जी हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स, और जो दरमियान में है जी हमारे पास जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के दरमियान में लाई करती हैं वो है जी हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और पॉलीमर्स। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ज़रा तफसील से देखते हैं कि इनके अंदर हमारे पास जो एटम की अरेंजमेंट है वो एक ऑर्डरली मैनर में है। जो हमारे पास एटम्स हैं वो रेगुलरली अरेंज हैं और पूरा क्रिस्टल जो है उसे फॉर्म करते हैं। इसमें हमारे पास हैं जी मेटल्स जो हैं उनमें कॉपर, आयरन और जिंक जो है उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा। इसके अलावा हमारे पास जो आयोनिक सॉलिड्स हैं, फिर हमारे पास जो कुछ सर्टन सिरेमिक मटेरियल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी जो है वो पीरियोडिक है और रेगुलर अरेंजमेंट के साथ एटम से बनता है। इसके अलावा अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को और इनके स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। और एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक जो है वो हमें इनके अंदर जो अरेंजमेंट है एटम्स की उसको बेहतर तरह से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। अब आपको हम जानते हैं कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो हर वक्त रेस्ट पे नहीं होते, बल्कि वो जो है रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अगर वो अपनी पोजीशन नहीं भी छोड़ रहे दैन वहाँ पर रहते हुए भी वो रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। अब जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो इस ऑर्डर को मेंटेन करते हुए स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देती हैं। अब हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो कोहेसिव फोर्सेस जो हैं वो वीक होना शुरू होती हैं, दैन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाकर वो इतनी वीक हो जाती हैं कि हमारा जो सॉलिड जो है वो मेल्ट कर जाता है। इसका एक डेफिनेट तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर आप एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो उनमें किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारे पास जो एटम्स हैं एमॉर्फस सॉलिड के अंदर वो इर्रेगुलरली अरेंज हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जा सकता है। फिर इनका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। आप इन्हें जो है वो मेल्ट करना शुरू करें, जैसे ही आप इनकी जो है वो इनकी मेल्टिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले एक सर्टन टेम्परेचर के ऊपर जाकर जो है ये हमारे पास जो है एक थिक जो है लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। देन आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये लिक्विड में टर्न होते चले जाएंगे, लेकिन आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि किस पॉइंट के ऊपर जो है इनकी मेल्टिंग शुरू हुई और ये कम्प्लीटली जो है किस टेम्परेचर पर जाकर जो है ये मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गए हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास वो है जी पॉलीमेरिक सॉलिड्स की। और ये जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं इनकी जो स्ट्रक्चर है ये इनका एमॉर्फस और जो है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनके मिड रेंज में एग्जिस्ट करता है। अब इनका जो इनमें हमारे पास इन जनरल प्लास्टिक और जो हमारे पास सिंथेटिक रबर्स हैं वो पॉलीमर सॉलिड्स हैं। इसके अलावा ये लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इन जनरल हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि सिंपली आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं बाय स्प्रिंग बैलेंस तो वो हमारे पास वो उस ऑब्जेक्ट का सिंपल वेट है और उसकी जनरल ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आप उसका वेट मेजर करेंगे वाटर में तो वो जो वेट है वो कम होगा और वो जो वेट होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा जो पॉलीमर सॉलिड्स हैं इनकी जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो है ये बहुत ही बेहतर है, यानी कि ये अपने वेट के लिहाज से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कि इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो इनके वेट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
फिर ये जो लॉन्ग रेंज स्ट्रक्चर्स हैं इनमें जनरली जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और बहुत सी मेटल्स के कम्बिनेशन से जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये बनता है। पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और नायलॉन जो हैं ये भी पॉलीमेरिक सॉलिड्स हैं। फिर इन जनरल जैसे मैंने कहा कि ये जो है इन जनरल जो हमारे पास नेचुरल रबड़ है और जो है हमारे पास जो है हाइड्रोकार्बन्स हैं वो पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो हैं वो बनाती हैं। अब हमारे पास क्रिस्टल लेटस किसे कहते हैं? क्रिस्टल लेटस जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमारे पास जो 3 डायमेंशनल पैटर्न बनता है उसमें उसे हम जो है वो क्रिस्टल लेटस से कॉरिस्पॉन्ड करेंगे। जो इसमें हमारे पास एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है जिसको रिपीट करते हुए पूरे का पूरा क्रिस्टल जो है वो डेवलप करता है और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को हम यूनिट सेल कहते हैं। टोटल हमारे पास जो है जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी तादाद 7 है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिक स्ट्रक्चर को इस वक्त देख रहे हैं जिसमें हमारे पास जी क्यूबिक स्ट्रक्चर शामिल है। और NaCl का जो हमारे पास क्रिस्टल लेटस है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर से बनता है, यानी कि उसमें सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं वो इस तरह से फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो एटम्स की अरेंजमेंट है ये आपको क्यूबिक फॉर्म में नज़र आएगी। जबकि जो इसके अलावा हमारे पास 6 स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमारे पास इतनी जो है वो रेगुलर कहने का मतलब ये है जी कि उनमें हमारे पास इस तरह से 90s एंगल और इतना जो है वो प्योर स्ट्रक्चर जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस के साथ नहीं होता। उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें हमारे पास जो है कोई ना कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा या कोई ना कोई 90 डिग्री से छोटा भी जो है वो पॉसिबल हो सकता है अदर 6 स्ट्रक्चर में। लेकिन क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और जो है ना एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्मूथ सा स्ट्रक्चर जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जिनका ताल्लुक जो है उनके मैकेनिकल सिस्टम्स के साथ है कि जी अगर उनको मैकेनिकली डिस्टर्ब किया जाए तो वो किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिबिट करेंगे। कि जी सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जी क्या हम सॉलिड्स की शेप को चेंज कर सकते हैं, क्या हम उनको डीफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल। कि जी डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड से सिंपली ये मुराद है कि आप किसी तरह से उनकी शेप के अंदर, उनकी लेंथ में, उनके वॉल्यूम में चेंज लेकर आएँ किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो हम ये कह रहे हैं कि जी हम अपने सॉलिड को डीफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि जी हमारे पास एक सॉफ्ट रबड़ बॉल है, आप उसको जो है स्क्वीज़ कर सकते हैं, दैन अगर आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप हासिल कर लेगा। इसी तरह से हमारे पास एक रबड़ स्ट्रिंग है, अगर आप उसे स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ जो है वो एलोंगेट होता चला जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इन जनरल होता क्या है कि जब आप किसी भी जो हमारे पास सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा होगा। जी अगर आप जो है कंप्रेस कर रहे हैं तो एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा और जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के अकॉर्डिंग, और अगर आप जो है वो एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। इसी वेरिएशन की वजह से जो है हम क्या देखते हैं ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे जिसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि जी अगर कोई बॉडी जिसको आपने डिफॉर्म किया है वो आफ्टर द रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन कर ले, दोबारा से सेम उसी स्टेट पर वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि जी हमारा ये जो सिस्टम है ये इलास्टिसिटी जो है फिनोमेना को शो कर रहा है, यानी कि उसने अपनी दोबारा से शेप को मेंटेन कर लिया है। इसके अलावा मैकेनिकली अगर आप जो है किसी सिस्टम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है स्ट्रेस लगाएंगे। स्ट्रेस क्या है जी? फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम पर फोर्स लगा रहे हैं एरिया के लिहाज से तो जी हम ये कहेंगे कि आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। अब स्ट्रेस जो है ये हमारे पास जो है वो 3 किस्म की है, टेंसाइल स्ट्रेस है, वॉल्यूम स्ट्रेस है और शियर स्ट्रेस है। टेंसाइल स्ट्रेस में आप जो फोर्स पर एरिया लगाएंगे उससे लेंथ में चेंज आएगा। आप देख सकते हैं एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल जो है वो चेंज हो गई है। तो ये जो वेरिएशन इन लेंथ है
ये टेंसाइल स्ट्रेस को कोरिस्पॉन्ड करेगा ड्यू टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा जो वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेस है, उसमें जो चेंज है वो वॉल्यूम में आएगा, या आप किसी चीज़ पे जो है वो फोर्स पर एरिया लगा रहे हैं और उससे जो है हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। देन हमारे पास शियर स्ट्रेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट की शेप जो है उसमें तब्दीली आ जाती है। अब ये जो चेंज आता है, वो जो डिफॉर्मेशन आती है, हम उसको मेजर करते हैं स्ट्रेन से। स्ट्रेन भी हमारे पास उसी तरह से 3 किस्म की है कि जी अगर लेंथ में चेंज आता है, लेंथ में डिफॉर्मेशन होती है, लेंथ कम ज़्यादा होती है, तो हम कहेंगे जी ये हमारी जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन को कोरिस्पॉन्ड कर रही है। और हमारे पास जो टेंसाइल स्ट्रेन है वो इक्वल होती है जी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कि जी जितना चेंज आया है अगर आप उसे डिवाइड कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ से तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगी। जैसे कि जी अगर चेंज जो है हमारा वो डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ जो है वो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट की गई है, तो देन हमारे पास स्ट्रेन होगी जी डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। इसके अलावा अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से अगर शेप में चेंज है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका एरिया जो है अपर एरिया जो है वो हमारे पास ए है और उसकी हाइट जो है वो एच है, और ये आपको प्रॉपर एक शेप में जो है रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप क्या देखते हैं ये रेक्टेंगुलर शेप जो इसमें सर्टन बेंड जो है वो आ जाता है। अब कितना आपने उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेस किया है वो है जी हमारे पास डेल्टा एक्स, और इसकी हाइट इतनी थी जिस डायरेक्शन जिस पोजीशन के ऊपर फोर्स लग रही है वहाँ से हमारे पास इसकी जो लेंथ थी वो थी एच। तो जो शियर स्ट्रेन है उसको हम डिफाइन करेंगे डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर वो जो शेप में जो डिफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली जो अल्फ़ा जो एंगल है उसे हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे फाई से, तो हम इस शियर स्ट्रेन को tan फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका ये जो फाई है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो तो रेडियंस में हमारे पास जो शियर स्ट्रेन है ये जस्ट इस फाई के इक्वल भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप जो है वो रेशियो फाइंड आउट करें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की, जिसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी 3 कैटेगरीज हैं कि जी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सबसे पहले अगर लेंथ में चेंज आए तो हम डिफ़ाइन करेंगे यंग्स मॉडुलस को, जो कि इक्वल होगा फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसके बाद बल्क मॉडुलस है जी हमारे पास अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसके लिए हम स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया को डिवाइड करेंगे स्ट्रेन यानी कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास है जी शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस में जी हमारे पास है जी अगर उसमें उसी तरह से स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया को हम डिवाइड कर देंगे जी tan फाई से, जो कि शेप में चेंजिंग की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब एक बहुत ही जो है अहम ग्राफ है जिसमें हम ओवरऑल बिहेवियर स्टडी करते हैं किसी भी डक्टाइल मटेरियल का, कि जी अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और यानी कि स्ट्रेस अप्लाई की जाए तो उसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रेन है उसका बिहेवियर क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास सर्टन जो हैं वो पॉइंट्स हैं O से A तक, फिर A B है, हमारे पास C पॉइंट है और हमारे पास D पॉइंट है। अब इसका जो ओवरऑल बिहेवियर है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले O से A तक हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है और A पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को कोरिस्पॉन्ड करता है, यानी कि O से A तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कि हुक्स लॉ जो है वो O से A तक होल्ड करेगा। अगर आप A से बियॉन्ड चलते हैं तो A से बियॉन्ड जाते हुए हमारे पास जो है अब वो A और B के दरमियान जो है स्ट्रेट रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन अब जो है अगर A से B तक भी अगर आप अपनी स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन कर सकती है। इसका मतलब है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो B तक, O से B तक
इलास्टिक लिमिट के अंदर है, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रेस को रिमूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को अटेन कर लेगा। लेकिन अगर आप बी, जिसको यील्ड पॉइंट कहते हैं, उसे क्रॉस करते हैं और बी और सी के रीजन में एंटर हो जाते हैं, देन हमारा जो मटेरियल है अब वो इलास्टिक नहीं रहा, बल्कि अब वो प्लास्टिसिटी का फिनोमेना शो करेगा, यानी कि अब उसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अब अगर अपनी स्ट्रेस को रिमूव करते हैं बी को क्रॉस करने के बाद, तो और ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है शेप को अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेस अब इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि अब ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को अचीव नहीं कर सकता। हत्ता कि आप जो है वो सी तक चले गए हैं। अब सी पॉइंट जो है वो इन जनरल कोरिस्पॉन्ड करता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यानी कि सी उस पॉइंट को कोरिस्पॉन्ड करता है जहाँ तक ऑब्जेक्ट एक्सटर्नल स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर आप इससे भी अपनी स्ट्रेस को बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा जी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्ट्रेस को जो है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो जी इसमें हमारे पास जो है दो किस्म के सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम स्टडी कर लेते हैं। एक है जी हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस है, उनमें कि जी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास बी से सी पोजीशन तक जा सकते हैं, यानी कि हम उनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं, आप उनकी स्ट्रेस इतनी बढ़ा सकते हैं कि जी वो परमानेंटली डीफॉर्म तो हो जाएं, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें हमारे पास लेड है, कॉपर है और हमारे पास रॉट आयरन है। इसके अलावा जी हमारे पास है ब्रिटल सब्सटेंस। ब्रिटल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते ही फ्रैक्चर हो जाएंगे, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इनमें हमारे पास शामिल हैं ग्लास और हाई कार्बन स्टील। अब जब हम किसी भी जो है मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं तो उसकी डिफॉर्मेशन के दौरान जब हम जो है उसकी शेप को चेंज कर रहे होंगे तो कोई एनर्जी जो है वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाती है, जो कि इन जनरल उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी को कोरिस्पॉन्ड करती है कि जी जब आप उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो है मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, जिसको हम स्ट्रेन एनर्जी कहेंगे डिफॉर्म मटेरियल में। अगर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राफ में एक तरफ जो है वो एक्सटेंशन को प्लॉट किया गया है एक्स एक्सिस पे, और हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारे पास फोर्स है। और हम क्योंकि हमारे पास ये जो केस है इसमें फोर्स और जो एक्सटेंशन है, ये जो ग्राफ है, ये कांस्टेंट फोर्स के ज़ेरे असर नहीं है, देन हम क्या करेंगे जी, हम पूरे पाथ को पैचेस में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हर पैच का वर्क डन कैलकुलेट करते हुए हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इन जनरल को रिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रेन एनर्जी को, कि जो आपने फोर्स लगाई थी उसकी वजह से जो स्ट्रेन है वो कितनी हो रही है जी हमारे पास बॉडी में। अब हम कैलकुलेट अगर करें तो हम एरिया अंडर दी ग्राफ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन आएगा W = ½ L1F1, और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन करें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ½ EA L1 / L। यहाँ पर L1 जो है वो हमारे पास स्ट्रेन है, जो चेंज इन लेंथ है उसको कोरिस्पॉन्ड करता है, और हमारे पास कैपिटल L जो है वो टोटल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। E जो है वो हमारे पास जो है इलास्टिक मॉडुलस है, जो यंग्स मॉडुलस को कोरिस्पॉन्ड यहाँ पे करेगा, क्योंकि वेरिएशन जो है वो लेंथ में है। देन है जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की। तो इलेक्ट्रिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट में से जो इलेक्ट्रिसिटी का पास होना है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है हम उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास गुड कंडक्टर्स हैं उनकी कंडक्टिविटी जो है वो 10⁷ पर ओम पर मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं। तो जी अगर इतनी कंडक्टिविटी है तो जी वो ये हमारे पास जो सॉलिड्स हैं ये कंडक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास मेटल्स जो हैं वो शामिल है। इसके अलावा इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। जो हमारे पास इंसुलेटर की कंडक्टिविटी है उसकी रेंज जो है वो 10⁻10 से 10⁻20
जो है पर ओहम पर मीटर के अंदर लाई करते हैं। इनमें हमारे पास वुड और डायमंड शामिल है। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इन बिटवीन होती है, यानी कि वो ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं और ना ही बहुत अच्छे हमारे पास वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेंगे, बल्कि उनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁴ पर ओहम पर मीटर तक है। इनमें हमारे पास 4th ग्रुप के एलिमेंट शामिल हैं जिनमें सिलिकॉन और जर्मीनियम जो है वो है। अब अगर आप इन मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना चाहते हैं तो आप अगर यूज़ करें बोहर के मॉडल को कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक बैंड थ्योरी की, जिसको हम एनर्जी बैंड थ्योरी कहते हैं। अब ये एनर्जी बैंड थ्योरी सिंपली क्या है कि हमारा जो एटम का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है शेल्स हैं जिनको हम KLM से कोरिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पास हर शेल के अंदर, हर जो शेल है उसके अंदर हमारे पास सब लेवल्स हैं जिनको हम स्टेट्स भी कहते हैं, जो कि हमारे पास SPDF से कोरिस्पॉन्ड की जाती हैं। तो हमारे पास ये जो बैंड की फॉर्मेशन है ये SPDF के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी, अगर हमारे पास जो है एक सिंगल एटम है तो उसके जो एटम्स, उसकी जो हमारे पास शेल्स हैं उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे और पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर जो है ऑर्बिटल के अंदर पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर जो आप इंडिविजुअल एटम की बात करें तो हमारे पास उसका 1s शेल है, स्टेट है, फिर हमारे पास जो है 2s है, फिर 2p है, फिर इसी तरह से आगे की तरफ जैसे जैसे हैवी एटम होता चला जाएगा इसकी स्टेट जो है ये बढ़ती चली जाएंगी। आपको इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स जो हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही हैं और हर स्टेट के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं वो सिर्फ 2 होते हैं तादाद में, यानी कि 1s में भी 2 होंगे, 2s में भी 2 होंगे, 2p जो है, p जो है आगे फर्दर डिवाइड होता है 3 स्टेट्स के अंदर x, y और z, और हर एक के अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 2 होती है। अब अगर नंबर ऑफ़ एटम्स को इंक्रीज़ किया जाए सॉलिड की फॉर्मेशन के लिए, कि अगर एक से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाएं, अब सॉलिड की फॉर्मेशन होगी तो ये जो तमाम स्टेट्स हैं इंडिविजुअल एटम्स की, ये ओवरलैप करना शुरू कर देती हैं, और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो हमारे पास जो है वो जो एक स्टेट है ये फर्दर डिवाइड होते हुए एक बैंड स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। अब इसमें हमारे पास जो सबसे अपर बैंड है जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसे हम वैलेंस बैंड कहेंगे, और उससे जो अपर बैंड होता है जिसमें हमारे पास जो है जो कि उससे अपर स्टेट की कम्बिनेशन से बनता है उसे हम कंडक्शन बैंड कहेंगे, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है उसको हम फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स और फॉरबिडन बैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकें। इलेक्ट्रॉन या तो हमारे पास वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेगा या कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करेगा। अब इन जनरल वैलेंस बैंड जो है यहाँ तो कम्प्लीटली फिल्ड होता है या पार्शली फिल होता है, और कंडक्शन बैंड जो है वो या तो बिल्कुल एम्प्टी होगा इंसुलेटर के केस में या पार्शली फिल होगा हमारे पास सेमीकंडक्टर और कंडक्टर्स के केस में। अब ज़रा इंडिविजुअली इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स के बैंड को देख लेते हैं। तो जो हमारे पास इंसुलेटर्स हैं उनमें कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड है उनमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाना चाहते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का सबब बनना चाहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जो कि नॉर्मली इंसुलेटर्स जो है उसमें आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैन हमारा जो इंसुलेटर है उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि इसमें हमारे पास जो कंडक्शन बैंड है वो नियरली एम्प्टी होता है और किसी किस्म की कंडक्शन उसमें से नहीं होती। जबकि जो कंडक्टर्स हैं उनमें अगर आप देखें, स्पेशली मेटल्स जो हैं उसमें अगर आप देखें तो जो हमारे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हैं वो इंटरमिक्स होंगे। आप कोई जो है उनमें बाउंड्री नहीं तलाश कर सकते कि जी कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वैलेंस कहाँ पर जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का वैलेंस से कंडक्शन में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इन जनरल वो सेम ही बैंड की तरह है, तो हमारे पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन में होंगे, जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी के साथ फ़्लो हो सकती है कंडक्टर्स में से।
इसके और अगर आप इन दोनों के दरमियान की रेंज की बात करते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर्स हैं, तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें हमारे पास जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और वो इतना है कि वो उसे आप रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से कंडक्शन में चला जाएगा, और जैसे ही कंडक्शन में जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का सबब बन सकता है। ऐसे मटेरियल्स को हम जो है वो सेमीकंडक्टर्स कहेंगे। लेकिन अगर आप जो है किसी तरह से 0 केल्विन टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, देन हमारे पास जो एटम्स हैं वो वैलेंस बैंड में ही, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, वो कंडक्शन की तरफ मूव नहीं कर सकेंगे। देन हम कह सकते हैं कि हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये 0 केल्विन के करीब जो है ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं फर्दर हम उन्हें अगर देखें तो हमारे पास सेमीकंडक्टर जो हैं वो 2 किस्म के हैं। एक हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं और सेकंड टाइप है हमारे पास जी इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं अगर आप देखें तो इन जनरल सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनका ताल्लुक 4th ग्रुप के साथ है। उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर वो दूसरे सेमीकंडक्टर से मिलते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे जिससे उनका ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जो उनके वैलेंस शेल में कंप्लीट हो जाएंगे, और हमारे पास एक प्रॉपर जो है सॉलिड फॉर्मेशन होती है जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है कंडक्शन करवाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर। लेकिन अगर किसी वजह से टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाए तो ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये ब्रेक किए जा सकते हैं, जिससे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होंगे। होल इन जनरल कॉरिस्पॉन्ड करता है वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जी जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया बॉन्डिंग के ब्रेक होने की वजह से वहाँ आपके पास होल रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल होगा कंडक्शन के लिए। लेकिन प्योर सेमीकंडक्टर्स में फिर भी हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इतने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते कि प्रॉपर कंडक्शन पॉसिबल हो। देन हम क्या करेंगे जी, हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर्स में सर्टेन अमाउंट में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसको हम डोपिंग कहते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं जी 1 × 10⁻⁶ की रेशो से इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी कि जी 10⁻⁶ अगर प्योर एटम्स हैं तो 1 एटम जो है वो हम इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं। अब इस इम्प्योरिटी के एडिशन से क्या होगा, जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसके जो कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। अब हमारे पास 2 किस्म के जो है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। एक है जी हमारे पास एन टाइप, दूसरा है जी हमारे पास पी टाइप। एन टाइप बनाने के लिए हम अपने प्योर सिलिकॉन मटेरियल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी कि 4th ग्रुप का, क्योंकि हमारा जो है वो सेमीकंडक्टर है तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं 5th ग्रुप का एलिमेंट। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जैसे कि हम इस केस में आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हमने प्योर सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस जो है उसको एज ए इम्प्योरिटी यूज़ किया है। देन हमारे पास एक 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है फॉस्फोरस में, क्योंकि पेंटावैलेंट है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 जो है वो तो सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्डेड है, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास फ्री अवेलेबल है जो कि कंडक्शन को इंक्रीज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर आप पी टाइप बनाना चाहते हैं तो हम प्योर जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, जैसे कि जी हम यहाँ पे 3rd ग्रुप से बोरोन को ऐड कर रहे हैं। अब क्योंकि बोरोन के पास जो है वो हमारे पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब 3 जो है जब वो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो है वो अभी भी खाली है, और ये जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर अभी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है इसको हम होल कहेंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में ये जो होल्स हैं ये कंडक्शन की वजह बनेंगे। अब जो हमारे पास एन टाइप जो आपने इम्प्योरिटी ऐड की थी उसका जो एटम फॉस्फोरस है वो एक डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कंडक्शन के लिए। जबकि जो आपने पी टाइप में बोरोन एटम ऐड किया है वहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है
तो वो एटम जो है वो हमारे पास एज अ एक्सेप्टर बिहेव करेगा और कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि जो है कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो सके। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं उनमें कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कम्बिनेशन से होती है, यानी कि अगर आप इसके क्रॉस जो है वो बैटरी लगा दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सर्टेन सॉलिड्स हैं उनकी ऐसा देखा गया कि उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जाकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और ऐसे जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनको सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया गया है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो जो नॉर्मल मेटल्स हैं उनकी जो टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता चला जाएगा उनकी कंडक्टिविटी कम ज़रूर होगी लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती। लेकिन जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो सर्टन एक टेम्परेचर पे जाके उनकी जो कंडक्टिविटी जो उनकी रेजिस्टिविटी है वो एकदम से ज़ीरो हो जाती है, यानी कि उनके अंदर जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का वो विदाउट रेजिस्टेंस जो है वो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले 1911 के अंदर जो है के ऑर्नस ने ये नोट किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि जी जो हमारे पास मर्करी है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है 4.2 केल्विन पर जाके। तो इसका मतलब है जी 4.2 केल्विन पर हमारा जो मर्करी है वो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो गई। इसी तरह से फिर चंद और एलिमेंट्स जो है उनके बारे में भी हमें पता लगा कि जी वो भी इस किस्म की एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जो है उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है 1.18 केल्विन पे, टिन की ज़ीरो हो जाती है 3.72 केल्विन पे, लेड जो है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है 7.2 केल्विन पे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर है जहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सुपर कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं। देन तकरीबन 70 ईयर्स के बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हमारे पास आना शुरू हुए जिनकी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो हाई टेम्परेचर तक है। जैसे कि सर्टन सिरेमिक मटेरियल्स जो हैं उनकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो 125 केल्विन तक जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। और ऐसे सब्सटेंस जिनकी जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 77 केल्विन से ज़्यादा हो, हम इनको हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। और 770 ये जो हमारे पास 77 केल्विन है ये इन जनरल बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का। इसके बाद रिसेंटली जो है हमारे पास एक ऐसा जो है वो मटेरियल दरियाफ्त हुआ है जिसकी जो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी है वो जो है वो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स में है, जो कि इन जनरल है जी हमारे पास यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। और इसके लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो नियरली 163 केल्विन के करीब है। ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं इनकी अहमियत इसलिए है कि ये हमारे पास जो है हमें ऐसे मटेरियल्स देंगे जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होगी, जिनमें से कंडक्शन करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, हीट लॉसेस जो है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। इसीलिए इनकी जो है एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि MRI जो हमारे पास है उसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें हम जो है वो सुपर कंडक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट हासिल किए जा सकें। इसके अलावा जो लेविएशन ट्रेन्स हैं उनमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। फिर हमारे पास सर्टन मोटर्स ऐसी बनाने की कोशिश की जा रही है जो विदाउट लॉसेस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। देन हम फास्ट कंप्यूटर्स जो बना रहे हैं उसके लिए जो है हम जो है वो सुपर कंडक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट में हम देखते हैं जी कि हमारा जो सॉलिड है वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि जी जब भी किसी भी रीजन से करंट पास करता है तो करंट की सराउंडिंग के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का ताल्लुक जो है वो किसी ना किसी तरह करंट के साथ होगा। फिर अगर आप ये देखते हैं कि हमारे पास एक सॉलिनॉइड में से करंट फ्लो कर रहा है और उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करें एक बार मैग्नेट के साथ तो आप फ़र्क नहीं तलाश कर सकेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बार मैग्नेट की है या
एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड की है, क्योंकि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल रिजेंबल करती है एक दूसरे के साथ। तो अब क्वेश्चन वही है जी कि अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होगा। ये फर्स्ट टाइम एम्पेयर्स ने कहा था कि जहाँ पे भी हमारे पास करंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो इस व्यू को मुकम्मल तौर से बयान नहीं कर सकता था, जिसकी वजह ये थी कि उस वक्त तक एम्पेयर्स के टाइम में हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर जो है वो हमें नॉन नहीं था। हमें नहीं पता था कि जी एटम किस तरह से बना हुआ है, उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं और प्रोटॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। देन जैसे ही हमारे पास जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा क्लियर होता है तो हम बता सकते हैं कि इन जनरल जो हमारा एक एटम जो है वो भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो अपनी इस ऑर्बिटल मोशन से करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। क्योंकि अगर आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये एक स्मॉल हमारे पास जो है वो करंट लूप आ जाता है जो कि एटॉमिक लेवल पे है कि जी एटॉमिक करंट लूप है कि जी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी मोशन है, तो हम कहेंगे जी ये हमारे पास एटॉमिक करंट जो है ये इन जनरल फ्लो कर रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन मोशन भी करता है, यानी कि वो सिर्फ ऑर्बिटल मोशन नहीं कर रहा न्यूक्लियस के गिर्द, बल्कि अपने ही एक्सिस पे भी मूव करता है। तो उसकी स्पिन की वजह से भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो भी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो रखता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल एटम की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं ये ज़्यादा हैं न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। तो हम यही कहते हैं कि जी जो हमारे पास पर्टिकुलर एक एटम जो है वो भी एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जिसके एक तरफ हमारे पास नॉर्थ पोल होगा और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो साउथ पोल, यानी कि एक स्मॉल एटम जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। इसका ये मतलब हुआ कि एटम तो फिर हर सब्सटेंस में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास नियरली जितनी भी सब्सटेंस हैं, जितने भी हमारे पास जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसी ना किसी तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। लेकिन इसमें जो एक बात अहम है वो ये कि हम किसी भी तरह से मैग्नेट के जो पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप एक मैग्नेट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे देन हम क्या देखेंगे कि जी वो जो आपने दो हिस्से किए हैं मैग्नेट के वो भी सेपरेटली अपना नॉर्थ और साउथ पोल रखेंगे। आप उनको फर्दर डिवाइड करते चले जाएं, हमेशा नॉर्थ के साथ साउथ एग्जिस्ट करेगा। हमारे पास जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते कि यानी कि सेपरेटली आप नॉर्थ को अलहदा साउथ से नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब के सब किसी ना किसी तरह से मैग्नेटिक इन नेचर हैं, तो अब उनकी टाइप्स देख लेते हैं जी तफसील के साथ। सबसे पहले है जी हमारे पास पैरामैग्नेटिक जो हैं सॉलिड्स। तो पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स जो हैं इसमें हमारे पास जो तमाम एटम्स जो कि इस सॉलिड को बना रहे हैं उनमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो ऐड अप होंगे और इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्टेन वैल्यू में एग्जिस्ट करेगी। तो हम ऐसे मटेरियल्स को हम जो है वो पैरामैग्नेट कहते हैं, यानी कि स्मॉल मैग्नेट्स जो हैं वो इस सॉलिड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। उनकी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हर एक की होगी, वो ऐड अप अगर आप करें तो नियरली ज़ीरो तो होगी, लेकिन इनकी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी। और ज़्यादा बिहेवियर शो होगा जब आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। इसके बरक्स जो आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड्स इंडिविजुअल एटम्स की अगर आप ऐड अप करें तो वो हमारे पास ज़ीरो होगी, यानी कि हर एटम तो मैग्नेट है, लेकिन अगर आप उसे सम अप करेंगे तो उनका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इनमें हमारे पास जो है वो वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ है और एंटीमनी जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जबकि अगर आप फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं ये सबसे बेहतर मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं, यानी कि इनमें जो एटम्स और
जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर एट्रीब्यूट्स हैं उन तमाम में हमारे पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन्हेंस होकर मिलती हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इनमें हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है और एल्निको शामिल है। एल्निको जो है ये असल में जो हमारे पास एक एलॉय है जो कि आयरन, एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट के कम्बिनेशन से बनता है। अब हम ज़रा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मज़ीद तफसील से देख लेते हैं। तो जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं सर्टेन रीजन्स को, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन जनरल ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसमें चंद एटम्स जो हैं जो हैं जिनकी तादाद जो है वो 10⁻12 से 10⁻16 तक है। ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एक मटेरियल में जिसको हम डोमेन कहते हैं, और एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर तमाम एटम्स की जो हमारे पास अलाइनमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये हमारे पास स्मॉल रीजन आ जाते हैं उस मटेरियल में जिनको हम डोमेन कहते हैं, और टोटल हमारे पास जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बनता है। अगर आप अपने इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये तमाम जो आपके पास स्मॉल एरोज़ हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू होंगे, जो कि इन जनरल फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो कर रहा है। हमारे पास आयरन जो है वो एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, और हमारे पास स्टील जो है वो हमारे पास एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का ये मतलब है कि इसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान है, और जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब है कि आप अगर स्टील को मैग्नेटाइज कर दें तो उसके लिए आपको इनफ एनर्जी तो चाहिए होगी, लेकिन एक दफ़ा अगर ये मैग्नेटाइज हो जाए तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैरी ऑन करेगा, यानी कि ये बहुत अच्छा परमानेंट मैग्नेट जो है ये साबित होगा। इसको डीमैग्नेटाइज करना जो है वो फिर मुश्किल है। लेकिन क्या आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर सकते हैं एक दफ़ा डेवलप करने के बाद? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अलाइन कर देते हैं, उसकी जो डोमेन्स हैं उनमें हमारे पास अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर एक दफ़ा बन जाती है, तो आप क्या करें जी, आप उन्हें हीट सप्लाई करना शुरू कर दें। तो टेम्परेचर को मेंटेन करके अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, वो जो अलाइनमेंट थी, वो जो एटम्स थे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, अलाइनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाके आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो आपके पास टर्न डाउन हो जाता है जी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की मैग्नेटिज्म की तरफ। जैसे कि आयरन जो है वो टिपिकली 750 सेंटीग्रेड पे जाके फेरोमैग्नेटिक से हमारे पास बन जाता है जी पैरामैग्नेटिक जो है पैरामैग्नेटिज्म शो करना शुरू कर देता है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे जाके कोई फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो आपके पास जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो शो करना शुरू करते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर जो है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसका बिहेवियर स्टडी करेंगे कि जी उसमें किस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अलाइनमेंट किस तरह से होती हैं। इसके लिए हम सपोज ये करते हैं कि जी हमने एक सोलिनॉइड लिया है जिसमें हम अपना जो ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हम उसके मिड में रख देते हैं। दैन हमारा जो सोलिनॉइड है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी के साथ। अब जैसे जैसे हम अपने सोलिनॉइड का करंट इंक्रीज़ करेंगे तो करंट के इंक्रीज़ करने से सोलिनॉइड जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। अब उसका इफेक्ट ये होगा कि जो आपका जो मटेरियल जिसको आपने सोलिनॉइड में रखा हुआ है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी वेरी करेंगी, और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम फर्दर उसकी जो उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही हैं करंट के लिहाज से, उसे हम CRO के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं। तो जब आप CRO पे ग्राफ प्लॉट करते हैं अपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसको आपने सोलिनॉइड में रखा हुआ है, तो हमारे पास एक कर्व अपीयर होगा जिस कर्व को हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं। अब ये जो कर्व जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़रा इसको गौर से देख लेते हैं। स्टार्ट होता है जी ये कर्व A पोजीशन पे, यानी कि हम बिल्कुल ओरिजिन पे हैं। ओरिजिन पे स्टिल अभी जो है वो आपने सोलिनॉइड का करंट ऑन नहीं किया, जो आपका मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन उसमें जो डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, रैंडम है। जब आप करंट को इंक्रीज़ करेंगे
तो आप क्या देखेंगे, उस मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होना शुरू होंगी, जिसको आप रेड एरो से कॉरिस्पॉन्ड किया गया है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती बढ़ती जो हैं वो बी पोजीशन तक मैग्नेटिक जो आपका जो सॉलिड है वो मैग्नेटिकली फुल अलाइनमेंट शो करेगा और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो जी आपका जो मटेरियल है अब वो सैचुरेशन शो कर रहा है, जितनी उसमें मैक्सिमम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप होना थी वो हो चुकी हैं। अब जो है आप अगर करंट को कम करना शुरू कर दें तो कम करते करते आप जो है वो सी पॉइंट तक आ जाते हैं। जब आप सी पॉइंट तक आएंगे तो वो जो पॉजिटिव पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइनमेंट थी वो आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू होगी। बी से सी तक आते हुए वो अलाइनमेंट जो है वो रिमूव होगी, लेकिन सी पर आप ये देखते हैं कि अब करंट तो ज़ीरो कर दिया गया है, एक्सटर्नल करंट जो आपके पास सोलेनोइड का था, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं सी पॉइंट तक। इस पॉइंट को हम जो है वो यानी कि आपका जो मटेरियल है वो अभी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। इस पॉइंट को हम रेमेनेंस और रिटेंटिविटी कहते हैं कि जी अभी तक हमारे ऑब्जेक्ट ने मैग्नेटाइजेशन को रिटेन किया हुआ है। उसके बाद जी आप जो है वो अगर फर्दर करंट को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलें तो वो जो अलाइनमेंट है वो इस तरह से डिस्टर्ब होती चली जाएंगी कि डी पॉइंट तक जाकर मुकम्मल तौर पर जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू करंट की जिसके ऊपर जो है आपका जो मैग्नेटिज्म है आपके ऑब्जेक्ट में से वो ख़त्म हो गया है। तो असल में मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाने का ये मतलब है कि जो उसके अंदर जो अलाइनमेंट्स हैं डोमेन्स की वो अगेन रैंडम इस तरह से हो गई हैं कि नेट हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। देन फर्दर अगर आप नेगेटिव करंट जो है उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर जो है वो मैग्नेटिक अलाइनमेंट्स आ जाएंगी और दोबारा से हमारा जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, फुली मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। फिर फर्दर आप जो है इस वक्त हमारे पास अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन है ई पॉइंट पर। देन अगर आप करंट को फिर दोबारा पॉजिटिव की तरफ करना शुरू कर देते हैं, अगेन अलाइनमेंट डिस्टर्ब होंगी, हमारे पास एफ़ के ऊपर जो है करंट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन स्टिल मैग्नेटाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। आप करंट को अगेन बढ़ाते चले जाएं और एक पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर आप जाके जी पॉइंट पे देखते हैं कि अगेन अलाइनमेंट जो है वो जो है आपके पास रैंडम हो गई हैं, जो है मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो अपीयर हो रही है। इसके बाद फर्दर अगर आप करंट को इन्हेंस करते चले जाएं तो आपके पास जो है दोबारा से बी पॉइंट आ जाएगा कि जी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन जो है वो अचीव हो चुकी है। इसमें अगर आप देखें तो एक दफ़ा ए से बी तक चले जाने के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट जो है वो डीमैग्नेटाइज जो है वो नहीं होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसे करंट्स हैं जिन पर हमारे पास मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़ीरो को शो करती है, जिसको हम इन जनरल कोरेसिव करंट जो है वो कहते हैं। अब इसमें इस सारे ग्राफ में हिस्टैरिसीस का क्या मतलब है? हिस्टैरिसीस सिंपली इस चीज़ को शो करता है कि अगर आप करंट को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो रही हैं। जैसे आपने देखा ए से बी तक जो आपके पास रेड डॉटेड जो है वो ग्राफ है, लेकिन जब आप करंट को कम करना शुरू करते हैं तो आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो अगेन उस रेड कर्व डॉटेड कर्व को फॉलो नहीं करती, बल्कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो हमेशा ज़्यादा होती है उस मैग्नेटाइजेशन से जो आप स्टार्ट में ले रहे थे जब आप करंट इंक्रीज़ कर रहे थे। ये जो मैग्नेटाइजेशन जो है, ये जो मैग्नेटिज्म जो है, ये जो लैग करता है मैग्नेटाइजेशन करंट के अकॉर्डिंगली, इसी को हम जो है वो हिस्टैरिसीस कहते हैं कि जी आपके पास डिक्रीसिंग करंट के ऊपर जो है वो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है, जबकि इंक्रीसिंग करंट के ऊपर आपके पास जो है वो स्टार्ट में मैग्नेटाइजेशन कम थी। इसके अलावा ये जो आपके पास इस ग्राफ का जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है कि जी आपको कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी चीज़ इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। अगर इस ग्राफ का एरिया ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी मैग्नेटाइज करने के लिए। उसमें आप क्या देखेंगे, आपके पास जो कोरेसिव करंट है जो आपके पास जो है उसकी वो ज़्यादा होगा, यानी कि वो करंट जहाँ पर आपके पास जो
मैग्नेटाइजेशन है वो ज़ीरो होती है वो ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा। और अगर एरिया कम है तो इसका मतलब है कि जी उस ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करना जो है वो आसान है। तो सॉफ्ट आयरन जो है उसकी मैग्नेटाइजेशन बहुत आसान होती है, उसको मैग्नेटाइज करना आसान है, उसको डीमैग्नेटाइज करना जो है वो थोड़ी एनर्जी से है। तो जी इसके लिए कर्व का जो एरिया है वो कम है, जबकि जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके लिए इस कर्व का जो एरिया है, ये जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है वो ज़्यादा होगा, और उनको मैग्नेटाइज करना जो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास जो है वो डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा एनर्जी जो है वो देना पड़ेगी। अब हमारे पास अहम कौन से मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स बेहतर हैं या हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स बेहतर हैं? ये कहना जो है ये मुश्किल है, क्योंकि एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टन जगह पर हमें जो है वो परमानेंट मैग्नेटाइजेशन चाहिए होती है, जहाँ पर हमारे लिए बेहतर जो है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जबकि ऐसी सिचुएशंस भी हैं, ऐसी डिवाइसेस भी हैं जहाँ पर आपको जो है वो मैग्नेटाइजेशन जो है वो थोड़े अरसे के लिए दरकार है, जैसे कि ट्रांसफार्मर के केस में हमें सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल्स को यूज़ करना होता है। तो जी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स दोनों को इस्तेमाल किया जाता है।